नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि जिसकी मुख्य भाषा हिंदी रहेगी और हिंदी विषय से जो 120 प्रश्न बनेंगे वो किस अध्याय से बनेंगे। क्योंकि सभी के डाउट है कि व्याकरण को ज्यादा आना है कि साहित्य को ज्यादा आना है या फिर शिक्षा शास्त्र को ज्यादा आना है। इन सब को लेकर सबके सवाल थे, उसी के बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मैंने यहाँ 120 अंक लिख रखे हैं, ये 120 अंक सिर्फ विषय से आएंगे, बाकी 30 जो प्रश्न रहेंगे वो विषय वस्तु से रहेंगे। उनके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। योग्यता तो यही है हिंदी का फॉर्म भरने के लिए कि आपकी जो ग्रेजुएशन में हो वो 3 साल तक हिंदी रही हो मुख्य विषय के रूप में। ऐसा नहीं कि फाउंडेशन कोर्स के रूप में किसी एक सेमेस्टर या 1 साल के लिए आई हो, मुख्य विषय के रूप में हिंदी रही हो। चलिए शुरू करते हो, देखते हैं कि जो इसके 2 पार्ट है, एक तो भाषाई समझ और दूसरा है भाषाई समझ हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र। तो पहला जो पार्ट है पार्ट आ या पार्ट ए कह लीजिए, वैसे तो आप अगर हिंदी के शिक्षक बनने वाले हैं तो हिंदी में ही कहते हैं पार्ट आ, या आ वर्ग में क्या है कि भाषाई समझ। भाषाई समझ में क्या है वो सब हम देखने वाले हैं। जो हमने सिलेबस लिया है उसका सोर्स हमारा MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट है, कि ये ऑफिशियल सिलेबस है। देखिए इसमें क्या है, भाषाई समझ में पहला है कि वाक्य बोध या भाषा बोध। क्या है, वाक्य बोध या भाषा बोध। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा, विराम चिन्ह और उनका अनुप्रयोग। जो विराम चिन्ह लगते हैं, जैसे ये कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा ये कौन सा चिन्ह है, या फिर ये कौन सा चिन्ह है, ये सिंपल कौन सा चिन्ह है ये चिन्ह जानते हैं आप। तो इन चिन्हों को लेकर प्रश्न बन सकते हैं। इसके अंतर्गत आएंगे वाक्य बोध और भाषा बोध। अच्छा, किस चिन्ह का कहां प्रयोग होता है यह भी आना है। वाक्य रचना, शुद्ध वाक्य रचना, वाक्य परिवर्तन, वाक्य के प्रकार, रचना, अर्थ, वाच्य के आधार पर वाक्य बोध। वाक्य के बारे में आ गया, जैसे कोई आपको सिंपल वाक्य दे दिया जाएगा, और जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए दीपक खाना खा रहा है, तो बताइए इसमें कर्ता कौन है, क्रिया क्या है, ये सब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सामान्य से प्रश्न है। या फिर इस वाक्य में कोई अशुद्धि हो तो वो बताइए। जैसे पूरा वाक्य दे रखा होगा और खा रहा है की जगह खा रही है, दीपक खाना खा रही है, अब बताइए इसमें क्या अशुद्धि है। ऐसे प्रश्न आते हैं। जब आप पिछले प्रश्न देखेंगे, पिछले प्रश्न पत्र, तो आपको मिल जाएंगे। अगला है इसमें मुहावरे, लोकोक्तियां और उनका वाक्यों में प्रयोग। बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। तो बोली जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, राष्ट्रभाषा क्या है, राज्यभाषा क्या है, विभाषा क्या है, अनुभाषा क्या है, इनके बारे में प्रश्न आएंगे। मुहावरे, लोकोक्तियां है 9 2 11 होना, तो इसका बताइए क्या वाक्य में प्रयोग होगा। सिंपल मुहावरा दे देगा, कहेगा इसका वाक्य में प्रयोग बताइए। या फिर कोई वाक्य में प्रयोग पहले से ही बता देगा, कहेगा इसके लिए क्या मुहावरा उपयुक्त है। ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला जो दूसरा है काव्य बोध है। काव्य बोध से क्या आना है, तो भैया काव्य की परिभाषा, काव्य भेद, जैसे प्रबंध काव्य हो गया, मुक्त काव्य हो गया, काव्य गुण, ये काव्य से आएंगे। इसके अलावा देखिए शब्द शक्ति, छंद, मात्रिक छंद कौन सा है, बाणिक छंद कौन सा है, कुंडलियां, घनाक्षरी, मध्यकांतरा, छप्पय, कवित्व, सवैया, तो दोहा, सोरठा, इन सब में मात्राएं पूछ ली जाती हैं सामान्यतः। या फिर कोई काव्य दे देंगे और बताएंगे कि बताइए इसमें कौन सा छंद है या कौन सा दोहा है, सोरठा है कि क्या है। ऐसे प्रश्न बनते हैं। अलंकार, अलंकार में यमक, अलंकार श्लेष, अलंकार ब्याज, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, विभावना, विशेषोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास, अफूति। तो अलंकार के बारे में हमें पढ़ना है। और देखिए रस परिचय, अंग, रसभेद। तो रस के बारे में पढ़ना है कि रस कौन सी है, कितनी है, रस का स्थायी भाव क्या है, कौन सी काव्य में कौन से रस का प्रयोग हो रहा है। ये सब बातें आपको भली भांति पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये व्याकरण का पार्ट है। अभी तक इसमें साहित्य से कुछ भी नहीं आया है, आगे मिलेगा साहित्य भी हमको। फिर देखिए कि अपठित बोध। अपठित बोध क्या होते हैं, है ना। अपठित बोध जो आपने पढ़े नहीं है। पढ़े क्यों नहीं, हम तो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ये यही यहां से ही आता है जो आपने पढ़ा नहीं है। एक आपको गद्य दिया होगा या फिर पद्य दिया होगा, उसमें से आपको प्रश्न छांटने हैं, या फिर उसका उचित शीर्षक बताइए। ये रचना किसकी है यह भी पूछा जा सकता है। तो अपठित बोध भी आपको तैयार करने हैं। उसमें विशेष रूप से समस्या जो होती है ना, वो होती है नाम को लेकर। उचित शीर्षक बताइए आपके हिसाब से क्या है। हालांकि चलता उनके हिसाब से ही, हम तो अपने हिसाब से ही लगाते हैं। फिर देखिए निबंध लेखन। अब चूंकि बताइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, प्रश्न पत्र में क्या निबंध लेखन हो सकता है, लेकिन आएगा निबंध लेखन। निबंध कैसे लिखेंगे हम, तो निबंध लिखना नहीं पड़ेगा, निबंध के बारे में जानकारियां देनी पड़ेंगी। क्या है, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, समसामयिक समस्याओं, विचारात्मक, भावात्मक
और ललित विषयों पर निबंध लेखन। तो निबंध नहीं आता है, उसके बारे में कुछ जानकारियां आती हैं जो हमें देनी होती हैं। यही पत्र लेखन का है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पत्र लेखन आप कैसे लिखेंगे? पत्र, लेकिन पत्र कौन सा है, कौन सा आवेदन है, कौन सा निवेदन है, प्रार्थना पत्र है कि मिलने के लिए पत्र भेजा है कि प्रेम पत्र है, उन सब का अलग अलग भेद आपको पता होना चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए। आगे है आपका हिंदी गद्य और उसका विकास। क्या निबंध लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, अब है हिंदी गद्य और उसका विकास। इसमें क्या है? गद्य साहित्य की विविध विधाएं, जैसे निबंध, नाटक, कहानी और उनका सामान्य परिचय, लेखक परिचय, रचनाएं या भाषा शैली। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है कि लेखक परिचय, फलाने लेखक ने क्या लिखा है, या यह लाइन कौन से लेखक ने लिखी है, या कहानी कौन से लेखक ने लिखी है, कौन सी कवि ने लिखी है, उनका जीवन परिचय बताइए, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी अन्य रचनाएं बता दीजिए। तो लेखक परिचय आपको, कवि परिचय बहुत अच्छे से पढ़ना है। वो 10th 12th में होते थे ना, 2 लेखक परिचय या कवि परिचय, जीवन शैली उनकी याद करनी है। यहाँ पर सिस्टम अथाह रहेगा, बहुत सारे जितने भी आप पढ़ पाए उतनों को पढ़िए और उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए। चलिए अब आगे है हिंदी साहित्य। आपके मन में बहुत प्रश्न था कि हिंदी साहित्य से क्या आएगा, व्याकरण से क्या आएगा, क्योंकि ये सब तो था व्याकरण का पार्ट। ये हिंदी साहित्य के बारे में हम देखने वाले हैं कि हिंदी साहित्य से हमें क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। तो हिंदी साहित्य में देखिए, हिंदी काव्य, पद्य और उनका विकास, पद्य साहित्य का विकास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का सामान्य परिचय, साहित्य कवियों का साहित्यिक परिचय, रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भावपक्ष, कलापक्ष। तो कवियों के बारे में विशेष जानकारियां देनी है आपको, जैसे कि कौन से कवि कौन से काल के कवि हुए, भक्ति काल के थे कि रीति काल के थे, उनकी रचनाएं क्या है, उस समय की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, या उस समय की प्रसिद्ध कवि कौन से हैं। आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता का सामान्य परिचय, साहित्य कवियों का साहित्यिक परिचय, रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं। तो साहित्य में तो सबसे ज्यादा कवियों के बारे में जानकारी आनी है कि कौन से कवि ने कौन सी रचना की है, कौन सी गद्य लिखा, पद्य लिखा, कहानी लिखी, व्यंग लिखा या छंद लिखा, या जो भी लिखा है वो सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इससे मुझे लगता है ऐसा कि 120 जो प्रश्न आने हैं, कम से कम 10 नंबर आप यहीं से ले लीजिए। 10 नंबर भी पूछे जा सकते हैं सिर्फ कवियों के जीवन परिचय से, उनकी रचनाओं से। दूसरा जो पार्ट है हमारा बा भाग जिसको हम कहते हैं, वो है भाषाई समझ हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र। इसमें 2 टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक है, मैं लिखे नहीं है क्योंकि वो बड़े बड़े भी हैं, बोर्ड भर जाता और फिर अगर कुछ लिखना पड़ता तो जगह भी नहीं मिलती। प्रश्न उठता है कि इनके अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए लिखा हुआ है पहले, भाषा सीखना और ग्रहणशीलता। आप तो सीखे हुए हैं, आप बच्चों को किस तरह से भाषा सिखाएंगे, मुख्य रूप से प्रश्न यही उठता है। क्योंकि आप पढ़ना बड़ी बात नहीं है, दूसरों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात है, समझाना दूसरों को, उसके कोई डाउट ना रहे। तभी तो जब आपका कोई ऐसा कमेंट मिल जाता है कि आप कि रोहित भाई आपने बहुत अच्छा बताया है और हम इससे संतुष्ट हैं जानकारी से, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत भी सफल हुई है। तो देखिए भाषा सीखना और ग्रहणशीलता बच्चों को किस तरीके से सिखा सकते हैं, कि क्या कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी। आगे हमसे पूछा जाएगा कि भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। अब भाषा के बारे में हमें जानकारी आएगी कि बताइए भाषा का पहला चरण कौन सा होता है। बालक पहले आपको पता होगा सुनना सीखता है, फिर बालक बोलना सीखता है, फिर बालक पढ़ना सीखता है, अंत में लिखना सीखता है। क्या मैंने सही कहा? आपने जरूर पढ़ा होगा। यदि कोई जन्मजात बहरा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह गूंगा भी होगा, क्योंकि उसने शब्द सुने ही नहीं है तो वो बोल कैसे पाएगा। ये मार्कर है, ये मोबाइल है, ये क्या नाम डस्टर है, हमें कैसे पता चला? हमने भी तो किसी ना किसी से सुने हैं, हमने किसी ना किसी से सुने हैं, तभी हमें पता है कि ये फलानी चीज है। अगर हम सुने ही ना तो हम क्या कहेंगे क्या है ये? वही बात है, बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, धीरे धीरे उसका जो विकास होता है। अब देखिए कहते हैं कि विदेशियों ने बनाया है हवाई जहाज, भारतीयों ने बहुत बड़ी बड़ी खोज की नहीं है। अगर उनके यहाँ पर एरोप्लेन है शब्द, तो हमारे यहाँ विमान कहाँ से आया? भाई शब्द ना हो, अगर कोई चीज ना हो तो वो शब्द कहाँ से आएगा बताइए? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ रहा होगा। वो बातें अलग है कि हमारी प्रतिभा को या हमारे देश की प्रतिभा को पहचान नहीं मिली है। हम तो मुद्दे पर वापस आते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं। ये भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियां और क्रमबद्धता। भाषा सीखने में बच्चे क्या उनके सामने चुनौतियां रहती हैं, क्या वो कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनका निवारण क्या है,
भाई कारण ही सब कुछ नहीं है, उसका निवारण भी तो आना चाहिए। कहते नहीं है संसार में दुख है तो उसका कारण भी है, और कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो निवारण तक पहुंचने का कहीं ना कहीं मार्ग भी होगा। तो सबसे पहले तो हमें यही पता करना होगा कि बच्चा सीख क्यों नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि उठाया डंडा और झूठ दिए 4-5, सीख साले हरामखोर, तो ऐसा नहीं कर सकते भाई, नौकरी चली जाएगी। ध्यान रखना है इस बात का। आपको पता करना होगा अगर बच्चा लेट आ रहा है तो क्या कारण है कि बच्चा लेट आ रहा है, कारण भी जानना है, उसका निवारण भी ढूंढना है। भाषा सीखने में भाषा के चारों कौशल, ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो मैंने आपको बताया, ये चारों कौशल हैं भाषा के। सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर बच्चा जो है पढ़ता है, अंत में लिखना सीखता है। अब बच्चा अगर पढ़ना ही ना सीखा हो शब्दों को मिलाकर तो लिखना भी नहीं सीख पाएगा। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण। तो कक्षा में शिक्षण के लिए उपयुक्त सामग्री कौन कौन सी है? जैसे ये ब्लैक बोर्ड, माफ करिए व्हाइट बोर्ड है, तो क्या यह दृश्य सामग्री है कि श्रव्य सामग्री है? आप कहेंगे दृश्य सामग्री है, इस पर दृश्य देख सकते हैं, इसको इससे सुन थोड़ी सकते हैं। श्रव्य सामग्री तो आपके लिए मैं हूं, मैं दृश्य भी हूं, श्रव्य भी हूं, दिख भी रहा हूं, सुनाई भी दे रहा हूं, दे रही होगी मेरी आवाज। कई बार क्या है ना, प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है पढ़ाने के लिए, तो वह दृश्य सामग्री है कि श्रव्य सामग्री है? या फिर रेडियो, टेलीफोन, तो इनके बारे में आपको भली भांति पता तो होना चाहिए। आपको जानकारी इस बात की भी होनी चाहिए कि उपयुक्त और कौन कौन से संसाधन हैं जो बच्चों को सीखने में बहुत अधिक मदद करें। वो बात अलग है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर कहां पहुंच गया है। कोई भी सरकारी शिक्षक ऐसे बहुत कम होंगे जो कह दे कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम खुद नहीं पढ़ा पा रहे किसी और के बच्चों को, तो हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा। वो खुद के बच्चों को अच्छे प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल में भेजती हैं, जबकि खुद सरकारी शिक्षक बनने के लिए लाइन लगी पड़ी है। यही है, तो आपको आना चाहिए कि बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे, उनको कैसे सिखाएंगे, उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा। कुछ बच्चे जो है ना वो खेल खेल में सीखते हैं, कुछ बच्चे बैठे ही बैठे सीख जाते, कुछ बच्चे एक बार में ही कवर कर लेते, कुछ बच्चों को 4-4 बार में समझ नहीं आता है। तो वो सब जानकारी होना चाहिए शिक्षक को, तभी वह अच्छा शिक्षक बन पाता है। और कहते नहीं है कि शिक्षक एक निर्माण करता होता है जो छात्र के व्यक्तित्व का विकास करता है। एक छात्र शिक्षा के द्वारा ही सभ्य मानव बनता है, और फिर सभ्य मानवों के समूह से ही एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। तो साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो शिक्षक वह कारीगर है जो एक समाज रूपी इमारत का निर्माण करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें।